नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ड्रीम डोज पे। और आपका ये 6th नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चाहे आप दरोगा मेंस दे रहे हो या इन्फोर्समेंट एसआई दे रहे हो, टोटल 40 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ऑल फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर आपको दरोगा मेंस निकालना है चाहे इन्फोर्समेंट एसआई निकालना है, मैं हर बार यही बात बोला हूँ, क्वेश्चंस आपके इजी से मॉडरेट के बीच में फॉल करेंगे, जो 85% क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 15% क्वेश्चंस के लिए आपको मिसलिनियस जो कि विविध और हिस्ट्री थोड़ा डीप में पढ़ के जाना है। यही एग्जाम बिहार का पैटर्न है। ठीक है, हम लोग और इसको कभी एनालिसिस वीडियो में बात करेंगे। अगेन 40 क्वेश्चंस होंगे, 35 क्वेश्चंस जो होंगे आपके जीएस के हैं, 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करना है कि आज आपने कितना स्कोर किया। आज आपका हर किसी का मुझे स्कोर 35 प्लस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने लिया है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्या आपको पढ़ के डिटेल में जाना, तो हिस्ट्री का पार्ट आप जरूर डिटेल में पढ़ें, क्योंकि बिहार का पैटर्न इस तरीके से देखा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो मैथ्स एंड रीजनिंग का, जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि ऑलरेडी हमारा ग्रुप चल रहा है, तो ये ग्रुप विदाउट एनी सिंगल डाउट आपको ज्वाइन कर लेना है, अगर मैथ्स एंड रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ये जो लेसन है और क्या करना है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और अभी देखो कि 2-3 दिन से आपका सेट ये नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेन रीज़न ये हो गया कि जो एडवांस मैच जो है, ठीक है, वो मैं बैच 1 में जो था एडवांस मैच चल रहा है। ठीक है, तो उनको मैं वहाँ करवा रहा था। तो मैथ्स रीजनिंग अगर आप मेरे तरीकों से करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखा गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्न लिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था। ठीक है, तो हमेशा बोलता हूँ नोटबुक लेके बैठेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसने, ठीक है, कि सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था। किसको? तो आपका गुरु ग्रंथ को। तो आपको याद रखना है, इसका जो आंसर है आपका, ये है आपका गुरु, जो हमारे 10वें गुरु थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल गुरु कितने थे। टोटल 10 गुरु थे। ठीक है, जिसमें कि जो पहला जो गुरु कौन थे, तो गुरु नानक। एक एक चीज हम लोग बात करने वाले। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो सबसे पहले इससे देख लेते कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आए हुए। ठीक है, पहला, ये कितने नंबर के गुरु थे, तो 10 नंबर के गुरु थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग याद रखें, पहला 10th नंबर के गुरु हैं। दूसरा हम लोग याद रखेंगे इनसे और क्या क्या क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। पहला, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो ये आप याद रखो, डेट भी आपको इनका याद रखना है। ठीक है, 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 1666। कहाँ हुआ था इनका जन्म? पटना में हुआ था। मैं गुरु गोविंद सिंह जो हमारे आखिरी गुरु थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ, ठीक है, जो खालसा पंथ है उसका शुरुआत किसने किया था, तो आपको याद रखना है जो खालसा पंथ का शुरुआत भी, ठीक है, खालसा पंथ का शुरुआत भी किसने किया था, तो गुरु गोविंद ने किया था। एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आप याद रखोगे, जो इनके पापा का नाम क्या था, तो वो था आपका तेग बहादुर। ठीक है, और ये तेग बहादुर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेग बहादुर का हत्या किन के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, इतना याद रखोगे। यहां से पहला क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि गुरु ग्रंथ साहिब को जो मतलब सिखों का स्थायी गुरु का दर्जा घोषित कर दिया गया था, तो किन के द्वारा ये किया गया था, किसने किया था, कुछ भी पूछ ले तो गुरु गोविंद बोलोगे। ठीक है, और जो लास्ट गुरु थे वो भी कौन थे, आपके गुरु गोविंद थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कौन सा ईयर में हुआ था, तो 1666 में हुआ था। खालसा पंथ का शुरुआत किसने किया था, तो गुरु गोविंद ने किया था। और इनके पापा जी का नाम क्या था, तो तेग बहादुर, जिनका जो हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं जो गुरु नानक, जो सिख धर्म के जो फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, सिख धर्म के अगर फाउंडर का बात करें, इनसे जो क्वेश्चन बनता है आप वो सुनो। ठीक है, इनसे क्वेश्चन, सबसे पहले फाउंडर कौन है, तो गुरु नानक साहब, आपको पता होगा गुरु नानक। ठीक है, सेकेंड आप याद रखोगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। ये दो डेट एग्जैक्टली याद, सबका याद नहीं रखना है 10 गुरु का, पर ये जो लास्ट वाला है 1666 गुरु गोविंद सिंह और पहले वाले गुरु नानक 1469 आपको याद रखना है। इनका जन्म पटना में हुआ और इनका जो जन्म हुआ था ये पाकिस्तान में हुआ था।
मैं सब क्वेश्चंस जो बहुत ही बेहतरीन, जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उसको इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस आपको नया नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था ये पाकिस्तान में हुआ था और जगह का नाम है आपका नानकाबाद तलवंडी, याद रखना, ठीक है, तलवंडी नानकाबाद, ठीक है, नानकाबाद तलवंडी। कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था, ठीक है। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंगर प्रथा, लंगर आप देख रहे हो अभी भी चलता है, तो लंगर प्रथा किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो भी जो किया गया था ये गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इतना ही आप याद रखोगे। अब कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं बट हम लोग आज इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट हर दिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा करते हुए चलेंगे। देखो, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपको अच्छा से पता है, 1946 का समय था, ठीक है। ये वो समय था जब पावर कहाँ ट्रांसफर होगा? मैंने आपको पढ़ाया ये चीज, वो जो पावर जो ट्रांसफर होने वाला था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन लीडरशिप, इंडियन जो लीडर थे, ठीक है, उनका पावर ट्रांसफर होने वाला था। तो 1946 में क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन लीडरशिप में पावर ट्रांसफर होने वाला था, 1946 का था। और यही आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ, ठीक है। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कितना दिन लगा था? तो 2 साल, बहुत बार पूछा गया है, 11 मंथ और 18 दिन, ठीक है। यहां पूछा कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो आपको पता है पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एविक जेलेंडर, ये जो थे इनके नहीं थे। अब कुछ क्वेश्चंस में जल्दी से इसको आपको करवाता हूं जो आपको याद होना चाहिए। अब मैंने जैसे कि बताया कि कैबिनेट मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था, तो पहला जो मीटिंग हुआ था, ठीक है, मैंने बहुत ही प्यार से ये चीज मैंने आपको समझाया, यूट्यूब पे आप जरूर देख लेना मेरा, ठीक है। पहला जो ये हुआ था कि जो पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हुआ था? तो 1946 में 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट किनको बनाया जाता है? अस्थाई प्रेसिडेंट, मतलब टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है सचिदानंद सिन्हा को। वहीं फिर से 1946 में ही, ठीक है, 11 दिसंबर को जो परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो आपको पता है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, राइट। और आपको पता है कि 26 नवंबर, जिस दिन हम अपना क्या डे मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्शियली इनेक्ट हो गया था, जैसे कि सिटीजनशिप इनेक्ट हो गया था, ठीक है, हमारा प्रोविंशियल पार्लियामेंट इनेक्ट हो गया था, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उस दिन लागू कर दिया गया था। और पूरा कब हो गया था पूरी तरीके से लागू? तो 26 जनवरी 1950। इस तरीके से चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा बस सिंपल सा था, वेबल था, ठीक है। पानी का अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता मतलब लिखा हिंदी में होगा पर मैं एक्सप्लेन दोनों तरीके से करूंगा, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता मतलब अस्थायी कठोरता, ठीक है। अस्थायी मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। तो देखो, जो भी आपका कठोरता मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है? कठोरता मतलब पानी में क्या होगा कि अगर आप सर्फ भी मिलाते हो, ठीक है, या आप साबुन लगाते हो, तो क्या होगा कि झाग बनने नहीं देगा, ठीक है। वो क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है? तो याद रखिएगा, ये जो कठोरता पानी में आ जाता है वो 2 कारण से होता है। एक होता है आपका कैल्शियम एंड एक होता है आपका मैग्नीशियम आयन के कारण, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के कारण। अब ये आयन क्या है, ठीक है, तो कभी इस पे भी मैं समझाऊंगा, देखते हैं अभी आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, तो किसके कारण होता है? तो आपको पूछा जाए तो हमेशा याद रखना, जो भी कठोरता पानी में आता है वो आता है आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण आता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखो। बट जो अगर बोले कि टेम्पोररी, जो कि अस्थायी जो आपका कठोरता आता है, वो किसके कारण आता है? तो आपको याद रखिएगा वो आता है आपका कार्बोनेट के कारण, ठीक है, कार्बोनेट आयन के कारण। वही जो परमानेंट आता है वो किसके कारण आता है? सल्फेनेट आयन के कारण, ठीक है। तो फिर से बोलो, टेम्पोररी किसके कारण आता है? तो आपके किससे? कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। और जो आपका परमानेंट जो आता है वो आता है आपका सल्फेनेट आयन के कारण। तो जैसे कि मैं टेम्पोररी का बात करूं तो ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये टेम्पोररी में क्या होता है कि आप इसको रिमूव कर सकते हो, इसका हार्डनेस ऑफ वाटर, कैसे? तो बॉइलिंग करके, ठीक है। पर अगर वही आपका परमानेंट हो गया हार्डनेस, ठीक है, मतलब अस्थाई है ना, अगर अस्थाई कठोरता हो गया तो क्या होगा? आप उसको बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर पाओगे। और वो क्यों होता है? तो मैंने अभी बताया था, वो होगा कैल्शियम किसके कारण? कैल्शियम सल्फेट के कारण, ठीक है।
तो ये जो होता है आपका मतलब बाइकार्बोनेट के कारण होता है, मतलब बाइकार्बोनेट आयन के कारण होता है, और ये जो होता है आपका सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, आयन में कभी समझाऊंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं अभी। कर्नल वाइल की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो याद रखिएगा 1909 का समय था ये। ठीक है, नाम था इनका मदनलाल धिंगरा को। 1909 में कर्नल वाइल की हत्या के जुर्म में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा। अब यह याद रखना, ये बोल कि बंगाल विभाजन की घोषणा, ना कि बंगाल विभाजन कर दिया गया। तो अगर आपको पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो आप इसका मारोगे 19 जुलाई 1905। ठीक है, यही अगर आपको पूछे, ठीक है, कि कब कर दिया गया था, ठीक है, तो ये है आपका 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर पूछे कि कब कर दिया गया था तो उसका तब ये होगा ये। और आगे चल को आपको पता है, अगर पूछा जाए कि ये जो रद्द पूछा गया है कि जो बंगाल विभाजन जो किया था उसको रद्द किसने किया था, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंजे ने किया था। ठीक है, गवर्नर जनरल वो थे। आपको पता है कि 1905 में फिर ये बंगाल विभाजन किसने कर दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, इस तरीके से एटलीस्ट रिलेट करके चलो। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हर टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस हर मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको मिसिलिनियस मतलब विविध के लिए क्या करना है, जो मैं आपको ट्रिक वाला से करवा रहा हूँ वहां से विविध करना है, और हिस्ट्री जो आपको डीप में थोड़ा पढ़ना है उसके लिए मैं घटना चक्र का क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस किया, बीएसएससी का पेपर, बीपीएसएससी का पेपर एनालिसिस मैंने किया, आपके लिए भी लेके आऊंगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना मोहम्मद यूनिस ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ये सब डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण थे। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, इन्होंने खैर यहाँ जो क्वेश्चन पूछा कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम था हुनकार। इनसे और भी क्वेश्चन आगे बनेगा तो मैं आपको इसके बारे में इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया? आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप सबसे पहले याद रखो। ठीक है, इनके जो चेयरमैन कौन होते हैं आपको याद रखना है, हमारे पीएम। ठीक है, ये कब बना? तो 1 जनवरी 2015। ठीक है, इससे पहले क्या काम करता था? तो प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन जो था वो कब फॉर्म हुआ था? बहुत बार पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ है, तो 15 मार्च 1950। ठीक है, और अंडर प्लानिंग कमीशन ही क्या होता था? हमारा 5 ईयर प्लान चलता था। जो पहला 5 ईयर प्लान कब चला था? तो 1951 से 1956। और लास्ट 5 ईयर प्लान कब चला? तो हमारा 2007 से 2012। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है आगे चल के 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया इसके जगह प्लानिंग कमीशन के। तो 2 चीज यहां से याद रखोगे। सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ था? 15 मार्च 1950। इसके जगह एक और चीज पूछ लेता है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन जो फॉर्म हुआ था और जो भी प्लान बनाया जाता है इसको फाइनल अप्रूवल जो दिया जाता था वो दिया जाता था एनडीजी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बहुत बार पूछा गया कि ये कब फॉर्म हुआ है, तो याद रखिएगा 1952। हर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ करवाए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज याद रखिएगा। इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा सी। अब ये कुछ क्वेश्चन मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने डायरेक्टली बुक से आपके लिए ये कर दिया। मतलब 2-3 जब पेपर में देखता हूँ जो बेस्ट क्वेश्चन होता है वही डालता हूँ। ठीक है, देखो दुनिया का नवीनतम देश मतलब सबसे न्यूली फॉर्म कंट्री कौन सा है? तो ये है आपका साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान। यहां इसको छोड़ के ये तीनों कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेलारूस का कैपिटल करेंसी क्या है। तो आप लिखो बेलारूस का, मेरे साथ बोलोगे लिखोगे। ठीक है, तो बेलारूस का जो कैपिटल एंड करेंसी जो है आपको याद रखना है, ये है आपका कैपिटल है इसका मिन्स्क, MINSK मिन्स्क, और इसका जो करेंसी है ये है आपका रूबेल। जो लिख लेंगे वो उनका तो एग्जाम है कि सच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकलने वाला है। मैथ्स एंड रीजनिंग प्लस प्रैक्टिस सेट आपको मेरे साथ लगाना है। ठीक है, अजरबैजान। ठीक है, तो अजरबैजान बहुत बार आपको न्यूज़ में रहा होगा। ठीक है, आपने सुना होगा अजरबैजान के बारे में। तो अजरबैजान जो है आपका, इसका जो कैपिटल है ये है आपका बाकू। इसको ट्रिक है, मैंने ट्रिक से आपको करेंसी वाला याद करवाया। ठीक है, तो वो जरूर जाके देख लीजिएगा, बाकू। और ये है आपका
मन्नत, ठीक है। तो अगर पूछे अजरबैजान का कैपिटल क्या है तो बाकू, BAKU बाकू, और इसका करेंसी क्या है तो मन्नत। बहरीन बहुत बार पूछा गया इसका कैपिटल एंड करेंसी, तो इसका जो कैपिटल है ये आपका मन्नावा, ठीक है, और इसका जो कैपिटल है ये सर करेंसी है ये है दिनार, ठीक है। इसको ट्रिक है याद करने का, पहले तो आप करेंसी वाला जाके देख लेना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था, जो सबसे न्यूली फॉर्म है वो साउथ सूडान। क्वेश्चन बस इतना ही था इसका। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है, तो ये मैंने बहुत बार पढ़ा है कि पंचायत 2-3 तरह के हमारे पास लिस्ट है, मतलब सूची है। एक है हमारा यूनियन लिस्ट, एक है हमारा स्टेट लिस्ट, और एक है इन दोनों को मिला के जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है तो याद रखिएगा, ये जो सूची दिया हुआ है 7 शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखोगे। और पंचायती राज जो प्रणाली है किस सूची से लिया गया है तो आपको सॉरी किस सूची में अगर पूछे तो ये आपका राज्य सूची में है। और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट जो मेन जो है समवर्ती सूची जिसको बोलती है, कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन, देखो ये जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है ये 1929 में हुआ था, और इसको स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था उन्होंने ही किया था। तो ये 2 चीज याद रखोगा, पहला कब बना तो 1929 में बना, किसने फॉर्म किया तो स्वामी सच्चिदानंद, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन में यहाँ कनेक्ट आपको कर 1929, जिन्होंने पेपर के पेपर निकाला था ना हुनकार, वही है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में अच्छा से एक्सप्लेन करता हूं, जिसको बोलते हैं एंटरिम, ठीक है, अस्थायी सरकार, ठीक है, यहाँ अंतरिम ही लिखा हुआ है। अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस, अब देखो ये कब फॉर्म हुआ था तो आप याद रखना 2 सितंबर 1946 का समय था, वो क्या था 1946 का समय था, ये भी आपको याद रखना कि कब ये फॉर्म हुआ था तो 2 सितंबर 1946, ठीक है। अब देखो मैं एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रक्षा जो दिया गया था, मतलब जो डिफेंस जो दिया गया था, ये दिया गया था सरदार बलदेव सिंह। सब चीज मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ, ठीक है, आप जरूर जाके देख लेना आपको। बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। विदेश मामला तथा राष्ट्रमंडल खेल, दैट मीन्स एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, ये किसके अंदर था तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अंदर, ठीक है। खाद्य एवं कृषि, तो ये जो था आपके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब राजेंद्र जी के अंदर था, ठीक है। तो ये तीनों, रक्षा किसके अंदर सरदार बलदेव सिंह, विदेश मामला तथा राष्ट्रमंडल के JL नेहरू, खाद्य एवं कृषि, ठीक है। तो मतलब जिसको अगर इंग्लिश में बोलूँ तो फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, तो किसके अंदर था तो राजेंद्र प्रसाद के अंदर था। तो यहाँ वही पूछा कि राजेंद्र प्रसाद के अंदर कौन सा विभाग था। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में ही बता रहा था, ठीक है। प्लानिंग कमिश्नर और राष्ट्र, इसको बोला जाता है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पदेन अधिकारी कौन होता है, आपको याद रखना, इनका जो पदेन अधिकारी होता है वो होता है हमारे प्रधानमंत्री। फिर से याद करता हूँ, प्लानिंग कमीशन का फॉर्म हुआ 15 मार्च 1950, NDC का फॉर्म हुआ 1952। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। रोहन बोपन्ना संबंधित है, किस खेल से संबंधित है तो आपको ये बोलना है, तो ये जो संबंधित है ये है आपके टेनिस से, लॉन्ग टेनिस से। इनके साथ एक और नाम याद रखना, सोमदेव बर्मन, ठीक है, सोमदेव बर्मन, ये दोनों ही लॉन्ग टेनिस है। अब लिएंडर पेस, महेश भूपति, ये तो खैर आपको पता ही होगा, बहुत दिन से वो खेल रहे। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सर्विस शुल्क, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। निगम शुल्क जो है ये जो आपको याद रखना है आपको इनडायरेक्ट है, ठीक है। सोनू निगम को अगर बुलाओगे अपनी शादी में, ठीक है, तो इनडायरेक्टली बुलाओगे, डायरेक्ट तो आपका अप्रोच होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग में, अब देखो ये है आपका डायरेक्ट टैक्स। आप क्या करो, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे ध्यान रखो, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज, और ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स, वेल्थ एंड कॉर्पोरेट एंड कैपिटल गेन टैक्स, दैट थिंग एक्चुअली यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। कुछ देख लो, मैंने यहाँ से अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है चीज़ों को, ठीक है। देखो, टैक्स पेयर पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इम्पोज ऑन द मैन्युफैक्चर और द सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आप इनकम टैक्स मान लो, ठीक है, आपके पापा कमाते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को चल जाते हैं, पर जो हम लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं उस पर क्या होता है, या हम कुछ खाने के लिए गए तो बोलते हैं ना इस पर इतना टैक्स लगा दिया, मतलब खाया 100 रुपया का, दे देता है 150, तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है।
तो उस तरीके से आप समझ, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, 100 रुपया का मतलब टिकट होता है, 20 रुपया और एक्स्ट्रा 120। सोडा वाटर की बोतल में, ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया। देखो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी? सबसे पहले देखो सोडा वाटर बनता कैसे था। अगर आप CO2 प्लस H2O को मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, वो जो होता है आपका H2CO3। मतलब इसको रिएक्शन जब ये बन जाएगा तो ये होगा आपका H2CO3। तो कार्बोनिक, आपको ये भी पूछ सकता है कि जो सोडा वाटर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि कार्बोनिक एसिड होता है जिसका H2CO3। और कैसे बनता है ये सोडा वाटर? तो CO2 प्लस H2O को मिक्स करके बनता है, ठीक है। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा है? तो ये है आपका डेफिनेटली, ये क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ था, तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? देखो 2-3 क्वेश्चन हमेशा मैं साइंस के लेके आऊंगा कि मतलब हर एक रीजन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एकदम आपको हूबहू मतलब पेपर आप ये सोच के चलो कि आप बना रहे हो। निम्नलिखित में से सबसे, और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का मैं अलग से सेट डालता हूँ तो उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ये जो रहेगा दरोगा मेंस और आपका इन्फोर्समेंट SI के। देखो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, सबसे पहले जो थोड़े अच्छे होंगे पढ़ने में और जो डेडिकेट होके पढ़ते, सबसे पहले इनका क्या लिखेंगे, ये किस चीज से ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सोना जो है ये क्या से डिनोट किया जाता है? AU, ठीक है। चांदी AG, पारा मतलब मार्करी HG, प्लेटियम PT। इसके बाद ये क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर उसका लिखेंगे। AU का कितना होता है? 79, ठीक है। और AG का कितना होता है? 47। पारा का कितना होता है? 80। और प्लेटियम का कितना होता है? 78। और क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो वो है आपका प्लेटिनियम। ये मत समझना कि आप एटॉमिक नंबर पे उनका जो भारीपन डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लेटियम का हो जाएगा 78। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में, मतलब अपनी इच्छा, अगर आप बहुत ही कष्ट में हो किसी बीमारी में तो आप अपना मृत्यु मतलब एक ऑफिशियल आप डिक्लेरेशन दे दो कि मैं अपने आप को मतलब मारना चाहता हूँ, सेल्फ डेथ काइंड ऑफ, मतलब यू वांट टू किल योर सेल्फ ओनली, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइम किया गया था, ये किया गया था नेदरलैंड का, ठीक है। नेदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टरडेम, ठीक है। एम्स्टरडेम, आप अच्छा से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये है AMSTERDAM, एम्स्टरडेम, ठीक है। और इसका करेंसी क्या होता है ये भी याद रखिएगा, यूरो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है एम्स्टरडेम में जिसको बुला जाते हैं हग, HUGE, ठीक है। HAUG होना चाहिए, HAUGE। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? इसको हम लोग द हग बोलते हैं, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपने सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय जो जस्टिस कोर्ट है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो है द हग में, ठीक है। तो इतना चीज आप याद रखो। तो पहला इच्छा मृत्यु कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपाल में स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका कौन सा? तो ये है आपका चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग का अनुच्छेद बताओ, 324, ठीक है। जयवंत और दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल सम्राट किसके? तो ये था आपका अकबर के शासन काल में। जुलाई 1940 में कांग्रेस ने क्या आरंभ का फैसला किया, ठीक है। तो आप देखो भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो 1942 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन ये तो आपका 1905 जो अराउंड था उस टाइम में हुआ था। सत्याग्रह ये तो 1900 जब भारत में आया था 1917 उस समय हुआ था। ये जो था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, डेट मीन्स इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं भी आता तो आप कर लोगे, ठीक है, मतलब एलिमिनेट कर लोगे चीजों को। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो अशोक का जो धम्म है वो है शांति और जन कल्याण पे आपका बोध देता है। आप देखो अशोक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हम लोग कभी अशोक के बारे में जब आएगा तो मैं पूरा का पूरा अशोक से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं मैं वो कवर करा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को करेंगे। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस, आपको पता है दावोस ये कहाँ है? तो आपको पता है ये है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये डावोस जो है आखिर किस नदी के किनारे, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया कि ये जो डावोस जो है किस नदी के किनारे। तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये जो है
लैंडवासर, ठीक है। अब कुछ नाम ही इनका ऐसा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो नाम जो है इसका LAND वासेर, ठीक है, लैंडवासेर, ठीक है, LAND लैंडवासेर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो किस नदी के किनारे है डावोस? तो ये है आपका लैंडवासेर, और स्विट्जरलैंड में ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए, ठीक है, किस खेल के लिए वाल बरकार कप प्रदान किया जाता है? अब ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके बिहार के। तो वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही मतलब फेमस एक बॉक्सर थे, ठीक है। ये उनके मतलब जो भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है ओलंपिक में उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका मुक्केबाजी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये है आपका मंगल ग्रह, ठीक है। अब मुझे आप थोड़ा कॉन्शियस होकर मुझे कमेंट करोगे कि आखिर इसको लाल ग्रह क्यों बोला जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह, वेनस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो भी आप बोलोगे वेनस। सबसे आपका मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, कौन सा प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, मतलब कौन सा ग्रह को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, तो वो भी वेनस। कौन सा प्लेनेट को इवनिंग स्टार बोला जाता है, तो वो भी वेनस, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मंगल। आप प्लीज बताइएगा कि इसको लाल ग्रह आखिर क्यों बोला जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में जो हुआ, ठीक है, कब हुआ, ठीक है, ये आप नहीं मत लिखना, ये कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कब हुआ? अब देखो 1940, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था रामगढ़ में, रामगढ़ में हुआ था। और आपको पता है इसके जो मतलब उस समय जो थे ये थे आपके अबुल कलाम आजाद, ठीक है। कौन थे? अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आपको याद रखना है। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब ये भी याद रखना, अगर आपको दो क्वेश्चन यहां से बनता है, पहला तो 1940 वाला कहां हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। दूसरा चीज आप याद रखोगे कि जो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सबसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछेगा सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट अभी तक कौन बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 1924 वाला आपको याद है, यहाँ बेलगांव में हुआ था, जहाँ प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी। और 1922 वाला जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हुआ था गया में, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे आपके CR दास, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने, मतलब किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, डू और डाई का जो नारा दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी के समय, ठीक है, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस से दो याद रखोगे, एक तो दिल्ली चलो और दूसरा जय हिंद, ठीक है, ये दोनों आप याद रखोगे। और डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस मतलब किसके बीच, मतलब ये कौन से दो नदी के बीच में थी? तो आपको याद रखना है सिंधु तथा झेलम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? ठीक है, तो आपको पता है वो है आपका सन्यासी विद्रोह, जो कि आपका जो बंगाल विभाजन जब उस समय, तो काफी ये मतलब आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एकदम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि ये रिवर रिलेटेड है, ठीक है। देखो, महानदी, महानदी के ऊपर कौन सा डैम है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो ये है आपका हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड। उसके बाद महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, एग्जैक्टली सही है, इनका छत्तीसगढ़ में। और जो माउंटेन का नाम आप याद रखोगे, जिस माउंटेन से एग्जैक्टली ये निकलती है, तो उस माउंटेन का जो नाम है वो है आपका सिवा माउंटेन, ठीक है, सिहवा माउंटेन जिसको बोला जाता है, सिहवा माउंटेन, ठीक है। तो याद रखोगे महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से है, माउंटेन सिहवा माउंटेन, और इसी पे एक डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? आपको याद है ये महाराष्ट्र में है, और ये जो प्लेस है त्रिम्बकेश्वर, क्या याद रखोगे? त्रिम्बकेश्वर, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र। तो आपको पूछे कि गोदावरी को, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है।
और एक क्वेश्चन आप लोग मुझे नीचे कमेंट करो, जो जो क्वेश्चन बोलता हूँ याद करके कमेंट करो। प्री में इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, याद करके बोलो कि कौन सा क्वेश्चन था, नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। तो मतलब दरोगा के प्री में आया हुआ था, ठीक है, वो बोल रहा हूँ मैं। तो त्रिम्बकेश्वर से निकलता है, वो जगह का नाम है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश में। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। और प्री में जो क्वेश्चन आया था नीचे कमेंट करोगे। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये गलत है। कावेरी नदी जो निकलती है ये ब्रह्मगिरी, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, जो कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये याद रखना है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटका एंड तमिलनाडु। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है, और सिहवा माउंटेन से निकलती है महानदी, ठीक है। तो इतना याद रखोगे। तो इसका जो आंसर जो गलत है ये है आपका सी। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक नहीं? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, मैं विविध में ट्रिक से करवाने वाला हूँ, ठीक है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो कि तबला कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, चाहे वो इस तरह के नृत्य करने वाले, ठीक है। तो इसमें बोला हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, ये आपका गंगूबाई हंगाल, ठीक है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये याद रखिएगा, ये एक बुक था जो लिखा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, उसका ही एक व्याख्यान है ये। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? जिसको हम लोग बोलते हैं CSIR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका जो मतलब परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़कर उनको फांसी दे दी जाती? यहाँ तो खैर मार दिया गया, इनको याद रखिएगा, इनका जो नाम था, आंसर जो हो जाएगा तात्या टोपे। इनको फांसी दिया जाता है, पूछा जाता है वो कौन से माउंटेन पे दिया गया है, तो आपको याद रखना है शिवपुरी माउंटेन, ठीक है। कौन सा माउंटेन? शिवपुरी माउंटेन। फांसी इनको कब दिया गया था? तो 18 अप्रैल 1859, ठीक है। और इनको जो धोखा जो देते हैं उस दोस्त का नाम क्या था? तो कायर आदमी, तो मान सिंह, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो। अब कुछ क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलेगा। आज आप सबका स्कोर 35 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, काफी मॉडरेट क्वेश्चन थे। विच स्टेट यूनिटरी हैज वन द नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड? तो कौन जीता है ये गौरव ग्राम सभा अवार्ड? तो आपका जम्मू कश्मीर। विच स्टेट लॉन्च ए मोबाइल ऐप नेम संपर्क दीदी? अब ये क्या है कि ये कोविड-19 की वजह से जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनके द्वारा उनके लिए एक्चुअली लॉन्च किया गया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ पाए। बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिलेंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उत्तराखंड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? संपर्क दीदी। अपता मित्र ये किसने लॉन्च किया? ये भी आपका कोविड-19 के रिलेटेड ही है, ठीक है, ताकि हॉटस्पॉट एरिया के बारे में। और यहाँ देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऐप नेम अपता मित्र फॉर दी हॉटस्पॉट, मतलब हॉटस्पॉट एरिया के बारे में आपको पता चल जाएगा तो आप वहाँ नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए किया गया है, और ये किया गया आपका कर्नाटका के द्वारा। बाय व्हाट नेम इज CSIR, ठीक है, CSIR के बारे में अभी वाला काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और IGI भी मिलके इन्होंने एक टेस्ट किट बनाया जो कि बहुत ही कम दाम में अवेलेबल। तो टेस्ट किट का नाम क्या है? तो आपका फेलुदा, ठीक है। हु हैज वन दी बंटर ब्लिंच कप, ठीक है। तो ये जो जीते हैं इनका नाम है एलिरिजा फिरोजा। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो हराया वो टॉप सीडेड, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को। बहुत बार पूछा गया है मैग्नस कार्लसन किस गेम से रिलेट करते हैं, तो आपको याद रखना है चेस, ठीक है। ये भी जो है बंटर ब्लिंच कप, ये भी चेस से रिलेटेड है। और मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये नॉर्वे के रहने वाले, ठीक है। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है? तो आपका ओस्लो, ठीक है। करेंसी क्या है? तो नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन बोला है नीचे कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस। आज काफ़ी मतलब लास्ट में मैं आपसे बस थोड़ा 1 मिनट बात करूंगा। ये रिकॉर्ड करने से पहला तो माइक काम नहीं कर रहा था, पूरा का पूरा मुझे मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने पूरा माथा लगाया इसमें, ठीक है। देखो जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ना लैपटॉप से करता हूँ, कभी भी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, ताकि चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मिले और बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी भी मिले, ताकि आपको चीज़ें पढ़ने में मजा आए। इसलिए मैं हमेशा गूगल अर्थ का यूज़ करता हूँ ताकि चीज़ें आपके सामने और क्लियर हो, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्त नया चैनल है, ठीक है, आप लोग थोड़ा हेल्प कर सकते हो इस चैनल को ग्रो करने के लिए, वो है आपका शेयर देके, ठीक है। मोटिवेशन के लिए, अब हमारे मोटिवेशन के लिए आप जरूर शेयर करें।
और मैथ्स एंड रीजनिंग का आपको देखो मैं बहुत ही बेहतरीन कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे किया है ताकि सब कोई अफोर्ड कर पाए, ठीक है। वो नॉमिनल चार्ज आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लगती है। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस पर आप कॉल करके, या सॉरी कॉल नहीं, अगर पॉसिबल हो तो आप मैसेज करके आप इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है, और सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।